हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृत एजुकेशन पर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राजस्थान के इतिहास का सामान्य परिचय। आज से हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। सभ्यताओं को इंग्लिश में सिविलाइजेशन कहा जाता है। और सभ्यताएं होती क्या है? सभ्यताएं ज्यादातर नदियों के किनारे पाई जाती है। इनकी खुदाई की जाती है और फिर अनुमान लगाया जाता है कि उस समय के लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी और उस समय के लोग किस प्रकार की कृषि करते थे, कौन सी फसलों से परिचित थे और किन पशुओं से परिचित थे। इन सब के बारे में हम अनुमान लगाते हैं जो खुदाई से जो सामान मिलते हैं उनके आधार पर। तो राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं, जिनमें से है कालीबंगा सभ्यता, एक है गणेश्वर सभ्यता, बेराट, आहड़, मंडोर, बागोर। ये सारी इंपॉर्टेंट सभ्यताएं हैं जिसमें हमें थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे कि इन सभ्यताओं में क्या क्या अवशेष मिले थे, पुरातात्विक अवशेष मिले थे और यहाँ पर से जो सामान मिले थे उस आधार पर क्या क्या अनुमान लगाया जा सकता है। ये सब कुछ हम इन सभ्यताओं में, और भी काफ़ी सारी सभ्यताएं हैं राजस्थान की जिनमें हमें उसका स्थान पता होना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सभ्यता किस जिले में स्थित है, और या फिर कोई एक दो छोटी मोटी उसकी कोई विशेषता होगी तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये जो 5, 7, 8 सभ्यताएं हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस थोड़े डीप में आते हैं, तो इनको थोड़ा हम पहले डीप में समझेंगे, उसके बाद में हम जो बाकी की जो बची हुई सभ्यताएं हैं उन पर भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे आज कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान में यहाँ प्राचीन समय में कहा जाता था, या मान्यता है ऐसी कि यहाँ एक सरस्वती नदी बहती थी और इस स्थान पर हमारी कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया। ये स्थान कहाँ पर है वर्तमान में? हनुमानगढ़ में। और अनुमान लगाया गया है इस नदी को क्या कहा गया है? सरस्वती। कि प्राचीन समय में राजस्थान में सरस्वती नदी बहती थी और इसी नदी का प्राचीनतम नाम है दृशदवती। दृशदवती। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख हमें मिलता है भारत का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में इस नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। ये हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, ये ऋग्वेद वगैरह हमें भारत के इतिहास में पढ़ना है। लेकिन यहाँ हम थोड़ा बहुत अब नाम आया है तो थोड़ा देख लेते हैं। और इसमें कितने सूक्त हैं? तो 1028। मूल रूप से मंडल तो 7 थे, बाद में 3 और जोड़े गए और सूक्त भी 11 बाद में जोड़े गए थे। मूल रूप से 1017 सूक्त थे। और इस सरस्वती नदी का वैज्ञानिक प्रमाण किसने दिया है? वो दिया है काजरी ने। काजरी, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ है? तो ये जोधपुर में है। ये तो हमने देखा था कि कालीबंगा सभ्यता के प्राचीन समय में यहाँ पर कौन सी नदी बहती थी। वर्तमान में हनुमानगढ़ में कौन सी नदी बहती है? तो वर्तमान में यहाँ ये हनुमानगढ़, इधर कालका या शिवालिक हिल्स से निकलती है एक नदी, गग्गर नदी, कालका की पहाड़ी से। और कालका की पहाड़ी कहाँ? शिवालिक पर्वतमाला में। शिवालिक पर्वतमाला। और शिवालिक पर्वतमाला किधर? हिमाचल प्रदेश। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है
जिसका नाम है घग्गर। इसी को कहा जाता है नाली, नट, पाट, सोतर, लेटी हुई और राजस्थान का शोक। ये नदी यहाँ हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ में बहते हुए गंगानगर होते हुए ये आगे पाकिस्तान में अपना जल प्रवाह करती है। जल की मात्रा अधिक होने पर ये अपना जल फोर्ट अब्बास तक लेकर चलती है। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान का एक क्षेत्र है और यहाँ पर इसे हकरा कहा जाता है, हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। इसे राजस्थान का शोक क्यों कहा गया है? क्योंकि इस नदी में जल की मात्रा अधिक होने पर श्री गंगानगर का कुछ क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, इसलिए इसे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। अब सबसे पहले तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो कि एक बेसिक सा नॉलेज है कि बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है। तो अभी हमने पढ़ा है कि ये घग्गर नदी हनुमानगढ़ में बहते हुए आगे बढ़ती है और कालीबंगा सभ्यता भी इस नदी के किनारे ही है। तो जिला है कालीबंगा का हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले इसकी जानकारी कि इस स्थान पर कालीबंगा जैसी कोई सभ्यता या कोई भी सभ्यता रही होगी, इसकी जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो सर्वप्रथम जानकारी इसकी दी थी टेसीटोरी ने। और ये कहाँ के निवासी थे? इटली के निवासी थे और यहाँ राजस्थान में ये चारणों के साहित्य पर शोध करने के लिए आए थे। तो टेसीटोरी ने सर्वप्रथम इसकी जानकारी दी थी। फिर इसके बाद खोज की थी। किसी भी सभ्यता की खोजकर्ता, ये जो इम्पोर्टेंट जो सभ्यताएं हैं 5-7, उनके खोजकर्ता और उत्खननकर्ता कौन थे उनको हमें याद रखना होगा। बाकी सारी सभ्यताओं के याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो खोज इसमें की थी अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष 1951-52 समथिंग। और इसमें ये ईयर इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और उत्खनन कार्य किसने किया था? उत्खनन का कार्य किया था बीवी लाल और बीके थापर। पूरा नाम है ब्रजवासी लाल और इनका नाम है बालकृष्ण थापर। आगे हम देखते हैं कि कालीबंगा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए। 2 टीले, एक तो है पश्चिमी टीला और एक है पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला जो है उसे घड़ी क्षेत्र कहा गया है। घड़ी क्षेत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ दोहरा परकोटा मिला है, मतलब दुर्गनुमा आकृतियां मिली है। तो दुर्गनुमा भवन कहाँ से मिला है? पश्चिमी टीले से, जिसे घड़ी क्षेत्र कहा गया है। और इस दुर्ग के जो परकोटे होते थे वो दोहरे थे। तो दोहरे परकोटे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। और पूर्वी टीला जो है उसे नगर क्षेत्र कहा गया है, नगर क्षेत्र। और नगर क्षेत्र है तो वहाँ के जो घर थे वो कैसे थे? तो वे कच्ची ईंटों से निर्मित थे, कच्ची ईंटों से निर्मित थे। बाद में इन्हें पक्की ईंटों से निर्मित माना गया है, या बाद में इन्हें पक्की ईंटों से बनाया गया है नगर के जो घर हैं उन्हें, लेकिन पहले कच्ची ईंटों से बनाया गया है, इसलिए इस सभ्यता को दीनहीन सभ्यता कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान की दीनहीन सभ्यता किसे माना गया है? ऑप्शन में कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट सारी सभ्यताएं हो सकती है। तो उसमें से सही जो ऑप्शन होगा वो होगा कालीबंगा सभ्यता। फिर आगे हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि नगर के साक्ष्य मिले हैं। पूर्वी टीला नगर क्षेत्र था। नगर में जो सड़कें हैं
उसके ये एविडेंस मिले हैं कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, बिल्कुल समकोण पर, जैसे कि ये नगर है तो इसमें जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसलिए इसे कहा गया है ग्रिड पद्धति। पूरा जाल बन रहा है इसलिए इसे जाल पद्धति, चेस बोर्ड पद्धति, क्योंकि जो चेस का बोर्ड होता है वो ऐसे ही होता है, चेस बोर्ड पद्धति, और ऑक्सफोर्ड पद्धति। नगर में जो ये सड़कें होती थी इनके किनारे जो घर होते थे, नगर में जो ये सड़कें होती थी उसके किनारे जो ये घर होते थे वो कैसे होते थे, तो इसमें जो दरवाजे होते थे भवनों के वो पीछे की ओर खुलते थे। आज अगर हम देखते हैं कि हाईवे पर कोई घर है और उसके घर का दरवाजा पीछे की ओर है, तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि जो वहां उस वक्त के लोग थे वे शांति प्रिय थे, मतलब चाहते तो वे सड़क की दिशा में भी दरवाजे रख सकते थे, लेकिन वो पीछे की ओर दरवाजे रखते थे। इसका कारण यही था कि वे शांति प्रिय थे। तो शांति प्रिय सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता है, और एक पल्ले के दरवाजे थे, एक पल्ले के दरवाजे। अब भवनों की बात हुई है तो भवनों का निर्माण अभी हमने आगे देखा ही था कि नगर में जो भवन थे वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे। भवनों का निर्माण आरंभ में तो कैसा था, कच्ची ईंटों से, और बाद में पक्की ईंटों से भवन निर्मित किए गए। बाद में पक्की ईंट। अब ईंटों का आकार क्या था, तो ईंटों का आकार था 4:2:1, या ऐसे भी कह सकते हैं 30:15:7। ये ईंटों का अनुपात था। इस आकार की ईंटें इस्तेमाल की गई थी उस वक्त। और हम देखते हैं तो यहाँ से क्या मिले, स्नानघर। कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं स्नानघर। स्नानघर में नालियाँ मिली। कालीबंगा सभ्यता में जो नालियाँ थी वे कैसी थी, तो बिल्कुल सिस्टमेटिक सिविलाइजेशन था। जैसे कि ये नाली और फिर ये गड्ढा, फिर नाली, फिर गड्ढा, फिर नाली, फिर गड्ढा, और फिर मुख्य नाली। तो जितना भी पानी होता था वो इस गड्ढे में गिरता था, फिर जो जितना कचरा होता था वो यहाँ जमा होता था और बाकी का पानी आगे निकलता था। फिर कोई कचरा होता था वो यहाँ जमा होकर बाकी का पानी आगे निकल जाता था, और मुख्य नाली में सारा गंदा पानी चला जाता था। तो ये एक नगर निगम जैसी सुव्यवस्था थी। तो इसलिए प्रथम नगर निगम जैसी संस्था के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा सभ्यता से। नगर निगम जैसी संस्था के साक्ष्य। अब जो यहाँ नालियाँ बनी हुई थी वे पहले लकड़ी की बनी हुई थी, लकड़ी की। पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी सभ्यता है कालीबंगा जहाँ लकड़ी की नालियाँ पाई गई है। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहता है कि पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है, एकमात्र सभ्यता जहाँ लकड़ी की नालियाँ मिली, लकड़ी की नालियाँ। बाद में इन नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया, बाद में बनाया गया पक्की ईंटों से। आगे हम बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता में एक महिला की मुद्रा मिली है, एक महिला की मुद्रा। महिला की मुद्रा जिसे कुमार देवी की मुद्रा कहा गया।
इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो परिवार थे वे मातृसत्तात्मक थे, मातृसत्तात्मक परिवार थे और मातृसत्तात्मक एकल परिवार थे, एकल परिवार के साक्ष्य मिले हैं। परिवार संयुक्त नहीं थे, कालीबंगा सभ्यता के समय एकल परिवार थे। और क्या मिला है महिलाओं के संदर्भ में, तो श्रृंगारदानी मिली है। और श्रृंगारदानी में क्या मिला? दर्पण, कुंडल, कंगा, अस्थियां, अस्थियों की सुई, लिपस्टिक आदि, ये सारी चीजें मिली हैं। तो इससे ये अनुमान लगाया गया है कि कालीबंगा सभ्यता के लोग सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी थे। तो सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता किसे कहा गया है? कालीबंगा सभ्यता को सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता। और क्या मिला है? तो यहाँ पर सजावटी फर्श और आंगन मिला है। और यहाँ पर क्या देखा गया है? तो भवनों में दरारें पाई गई है। भवनों में दरारें मिली हैं, इसका मतलब ये अनुमान लगाया गया है कि उस समय भूकंप आते थे, भूकंप के एविडेंस मिले हैं। व्याघ्र अंकित मुद्रा मिली है, व्याघ्र अंकित मुद्रा। और व्याघ्र अंकित मुद्रा जो थी वो कैसी थी? बेलनाकार। तंदूरी चूल्हा व उस्तरा मिला है, जिसे क्या कहा जाता है? चर्ट प्लेट। और 7 अग्नि वेदिकाएं, ये पूरा पोर्शन अलग कर रखते हैं। 7 अग्नि वेदिका या यज्ञ वेदिका और हवन कुंड मिले। अग्नि वेदिकाएं मिली है, इसका मतलब यहाँ पर बलि दी जाती थी। तो सर्वप्रथम बलि के प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगा सभ्यता से। सर्वप्रथम बलि के प्रमाण एक हल से जुता हुआ खेत मिला है। हल से जुता हुआ खेत मिला है, तो यहाँ पर कृषि की जाती थी। किन किन फसलों की कृषि की जाती थी? गेहूं, जौ, सरसों और चना। एक साथ में 2 फसलों की कृषि की जाती थी, मतलब संयुक्त कृषि की जाती थी। और क्या मिला है कृषि से रिलेटेड? तो यहाँ से मिला है अधपके चावल, अधपके चावल। आगे हम देखते हैं कि अंतिम संस्कार किस प्रकार किया जाता था। तो 3 प्रकार के अंतिम संस्कार पाए जाते थे कालीबंगा सभ्यता के समय। एक तो है पूर्ण एक तो है कलश शवादान, शवादान। दूसरा है आंशिक शवादान। और तीसरा है पूर्ण शवादान। कलश शवादान सर्वाधिक मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से, सर्वाधिक साक्ष्य कलश शवादान के मिले।
कुछ मिले हैं पूर्ण समाधान की। पूर्ण समाधान का मतलब है वर्तमान में जैसा अंतिम संस्कार होता है वैसे ही होता है। जैसे कि मृत शरीर के जो पैर हैं वो दक्षिण दिशा की ओर जैसे कि मृत शरीर के पैर दक्षिण दिशा की ओर करके अंतिम संस्कार किया जाता है। और यहाँ से कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिससे अनुमान लगाया गया कि तब के लोग भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और क्या मिला है यहाँ से कालीबंगा सभ्यता के स्थल से? तो युग्म समाधियां मिली हैं, युग्म समाधियां। एक साथ में 2 लोगों की शव मिले हैं। मृत शरीर को दफनाते समय उसके साथ में क्या रखते थे? कुंडल और दर्पण। इसका मतलब वो आगे हमने देखा ही है कि सौंदर्य प्रेमी, प्रसाधन प्रेमी सभ्यता है। तो यहाँ से भी अनुमान लगाया जा सकता है कि ये सभ्यता कैसी थी? सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी। फिर उसके बाद में अंडाकार कब्र मिली है, अंडाकार कब्र, जिसे क्या कहा गया है? चिरायु कब्र, चिरायु कब्र। आगे यहाँ पर देखते हैं हम कालीबंगा सभ्यता में। तो यहाँ एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छिद्र है, 6 छिद्रों से युक्त खोपड़ी कालीबंगा सभ्यता से मिली है। इससे ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर के जो लोग थे वे शल्य चिकित्सा करना जानते थे। शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन। उस वक्त भी लोगों को इतनी जानकारी थी कि ऑपरेशन वगैरह कर सकते थे। और ये जो रोग था, किस रोग की शल्य चिकित्सा होती थी? तो हाइड्रोस्पेलिस रोग की जानकारी मिलती है। और हम देखते हैं कि इस समय के लोग किन किन पशुओं से परिचित थे। सभी पशुओं से परिचित थे, जैसे कि ऊंट से परिचित है। इसके कुछ साक्ष्य मिले हैं, लेकिन घोड़े का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये माना जाता है कि घोड़े से परिचित नहीं थे। कालीबंगा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। मंदिर के भी कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो मंदिर के अवशेष भी नहीं मिले हैं। और किसके प्रमाण मिलते हैं? सैंधव शैली के प्रमाण मिलते हैं। कल हमने पढ़ा था कि कालीबंगा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसमें लिपि तो मिली है लेकिन उनसे पढ़ा नहीं गया है। तो उसे सैंधव लिपि भी कहा गया है, क्योंकि वो बाईं से दाईं और दाईं से बाईं और इस प्रकार से सर्पाकार रूप में लिखी गई है, जिसे पढ़ा नहीं गया है। तो ये तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो कि कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राप्त हुई थी। और इसके आधार पर अनुमान लगाया गया कि तब के लोग कैसे थे और उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी। सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी थे, शांति प्रिय लोग थे। उनके जो घर थे वो पहले कच्ची ईंटों के बने हुए थे, इसलिए ये दीनहीन मानी गई है, लेकिन बाद में पक्की ईंटों से बन गए थे घर वगैरह। और भूकंप आते थे, इसका प्रमाण भी मिला है, क्योंकि भवनों में दरारें पाई गई है। और जो दुर्ग नुमा भवन मिले हैं उनमें दोहरे परकोटे के साक्ष्य मिले हैं। तो दोहरे परकोटे वाली सभ्यता कौन सी है? तो वो कालीबंगा सभ्यता होगी। अब ये कोई भी सभ्यता होगी, उसका कोई ना कोई पतन का कारण अवश्य होगा। तो इस सभ्यता का पतन का कारण क्या था? प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप कुछ भी हो सकता है, बाढ़ आ गई या फिर ऐसा कुछ, तो प्राकृतिक प्रकोप माना गया मुख्य रूप से। लेकिन अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। एक इतिहासकार है कैनेडी। कैनेडी के अनुसार इस सभ्यता का जो पतन है उसका कारण था संक्रामक रोग। जैसे कि हमारे यहाँ पर अभी कोरोना आया है, वैसे तब भी कोई संक्रामक रोग आया था जिसने पूरी सभ्यता को ही नष्ट कर दिया। ये मानना था इतिहासकार कैनेडी का। एक हमारे इतिहासकार हैं गोपीनाथ शर्मा।
इन्होंने पतन का कारण क्या माना है? इन्होंने माना है कि कच्छ के रण में रेत भर जाने के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। कच्छ के रण में रेत भर जाने के कारण। तो इस तरह से दो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपने कारण बताए हैं पतन के सभ्यता के, लेकिन मुख्य रूप से जो कारण माना गया है वो प्राकृतिक प्रकोप माना गया है। अब इसकी जो आयु मानी गई है वो कहाँ से कहाँ तक मानी गई है? तो ये मानी गई है 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स में इसकी जो एज मानी गई है वो मानी गई है 2400 से लेकर 2250 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन में अगर पूछा जाता है तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, दोनों तो होंगे नहीं, और दोनों ही हो तो भी एनसीईआरटी को ही हम प्रेफरेंस देंगे। और इसके अलावा 1985-86 में राज्य सरकार ने एक संग्रहालय बनाया है। इस सभ्यता से जितने भी पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं उनको उनका संग्रह करने के लिए, इस सभ्यता के जितने भी पुरातात्विक अवशेषों के संग्रह हेतु संग्रहालय बनवाया है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, लास्ट है इस सभ्यता का, जो है दशरथ शर्मा ने, इतिहासकार दशरथ शर्मा ने किस सभ्यता को आईवीसी का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे माना है? कई बार क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी है, या दशरथ शर्मा के अनुसार तीसरी राजधानी कौन सी है आईवीसी की। इससे दो टॉपिक क्लियर होते हैं, दो सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं एक ही क्वेश्चन में, कि एक तो सिंधु घाटी सभ्यता भी हो गई, मतलब भारत का इतिहास भी आ गया, और ये राजस्थान से रिलेटेड भी हो गया, क्योंकि तीसरी राजधानी माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता की कालीबंगा सभ्यता को। ये किसने माना है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। अब आईवीसी की बात आई है तो आईवीसी की तीसरी राजधानी ये है, तो पहली कौन सी थी? हड़प्पा, दूसरी थी मोहनजोदड़ो, और तीसरी मानी गई है कालीबंगा को। तो ये तो हमने आज अभी पढ़ा है, तो ये तो हमने पढ़ा है कालीबंगा सभ्यता के बारे में। आगे हम दूसरी सभ्यताओं को पढ़ेंगे। सभ्यताओं से रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि ये चीज़ कहाँ पर मिली, कौन सी सभ्यता से मिली, या कोई सभ्यता का नाम देखकर पूछेंगे कि किस नदी के किनारे ये सभ्यता प्राप्त हुई है, जिला पूछ सकते हैं तब। और इस सभ्यता से जो अनुमान लगाए गए हैं, जैसे कि पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे या नहीं, एक स्टेटमेंट के रूप में भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो ये हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ा। इसके आगे हम पढ़ेंगे अब गणेश्वर सभ्यता के बारे में। अब हम शुरू करेंगे गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता, ये हमारा राजस्थान है, इसके बीच से निकलती है अरावली पर्वतमाला। क्या है ये? अरावली। अरावली का प्राचीन नाम क्या था? अडावल। यहाँ एक क्षेत्र है जिसका वर्तमान नाम है सीकर, और इसका प्राचीन नाम था वीरभानकावास। सीकर जिले की ही एक तहसील है, और इस तहसील का नाम है नीम का थाना। इस नीम का थाना तहसील का एक गांव है, वो गांव है खंडेला। खंडेला गांव में पहाड़ियाँ हैं जिसका नाम है खंडेला की पहाड़ियाँ। इस खंडेला की पहाड़ियों से एक नदी प्रवाहित होती है, और उस नदी का नाम है कांतली नदी या कांटली नदी।
इस नदी के किनारे ही एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। क्वेश्चन आता है कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे पाई गई है, तो कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी किस गांव या किस पहाड़ियों से निकली है, तो खंडेला की पहाड़ियाँ, खंडेला गांव। खंडेला गांव कहाँ है, नीम का थाना तहसील सीकर में। इस सभ्यता की खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी आरसी अग्रवाल, रतनचंद्र अग्रवाल और वीएन मिश्र ने। अब यहाँ हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता के उपनाम क्या है। उपनाम, इसके उपनाम है पुरातत्व का पुष्कर और ताम्र संचयी संस्कृति। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ से भवनों का निर्माण या भवन किसके पाए गए, पत्थरों से। भवन पत्थरों से निर्मित पाए गए हैं, पत्थरों से निर्मित। और क्या पाया गया है यहाँ, दैनिक उपयोग की कुछ चीजें मिली है, जैसे थाली, चम्मच, कटोरा, दैनिक उपयोग की वस्तुएं। दैनिक उपयोग की वस्तुओं में क्या आएगा, क्या मिला, तो थाली, चम्मच, गिलास, सुई आदि, ये सारी चीजें मिली हैं गणेश्वर सभ्यता से। और क्या मिला है, तो यहाँ से और मिला है मछली पकड़ने का कांटा। मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने के कांटा मिला है, तो इसका मतलब वहां पर उस नदी में बहुत सारी मछलियां होगी और मछलियां अधिक होगी, तो इसका मतलब ये कैसी नदी थी, नित्यवाही नदी थी, वर्ष भर बहने वाली नदी थी, नित्यवाही नदी। कौन सी, कांतली नदी। और क्या मिला है, यहाँ से बाणाग्र मिला है। बाणाग्र का मतलब तीर के आगे का जो नुकीला हिस्सा होता है उसे कहा जाता है, तीर के आगे का नुकीला भाग, बाणाग्र मिला है। तो यहाँ से अनुमान लगाया गया है कि उस समय के लोग शिकार आदि करते थे, शिकार करने के प्रमाण मिले हैं। और शिकार करते थे तो मतलब शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, तो मतलब कुल मिला के सर्वाहारी थे। विश्व की एकमात्र सभ्यता जहां से पत्थर के बांध मिले हैं, पत्थर के बांध। क्वेश्चन आता है कि पत्थर के बांध किस सभ्यता से मिले हैं, तो गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। और ये विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां से पत्थर के बांध मिले, तो इसलिए ये फैक्ट वैसे ही इंपॉर्टेंट है, विश्व की एकमात्र। इस सभ्यता से कपिश वर्णीय मृदभांड मिले हैं, कपिश वर्णीय मृद पात्र, जिन्हें क्या कहा गया है, कथी पात्र, कथी पात्र कहा गया है। और यहाँ से सर्वप्रथम तांबा मिला है। सर्वप्रथम तांबे के प्रमाण गणेश्वर सभ्यता से। इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहा गया है, ताम्र जननी सभ्यता। एक होता है ताम्रवती सभ्यता, ताम्रवती या ताम्रवती नगरी सभ्यता। ताम्रवती सभ्यता, ताम्रवती सभ्यता तो कहा गया है आहड़ सभ्यता को, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में तांबा मिला है आहड़ को। लेकिन सबसे पहले तांबा मिला है गणेश्वर सभ्यता से, इसीलिए इसे ताम्र जननी सभ्यता कहा गया है। और हम आगे देखते हैं, खंडेला गांव कहाँ था, सीकर में। खंडेला गांव की एक विशेषता है कि यहाँ का प्रसिद्ध है गोटा।
गोटा। गोटा क्या होता है? ये ओढ़नियों पर लगाया जाता है, ओढ़नी पर लगाया जाता है। गोटे का एक प्रकार है, गोटे का एक प्रकार है लप्पा, लप्पी, और दूसरा है किरण बाकड़ी, किरण बाकड़ी। कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है कि लप्पा, लप्पी, किरण बाकड़ी क्या है, तो ये गोटे का एक प्रकार है। और गोटा कहाँ लगाया जाता है? ओढ़नियों पर। ओढ़नी की बात है ये, तो ओढ़नी कैसी होती है? पीला पोमचा। ये जो ओढ़नी है वो सर्वाधिक राजपूत महिलाएं ओढ़ती है, राजपूत महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी पीला पोमचा। पीला कैसा होता है या कब ओढ़ा जाता है? तो पीला ओढ़ा जाता है बच्चे के जन्म पर, पीहर पक्ष द्वारा आता है, बच्चे के जन्म पर ओढ़ा जाता है, और इसे पहनकर महिला कुआ पूजन या जलवा पूजन करती है। और इसका कलर कैसा होता है? केसरिया रंग का होता है। और जो पोमचा होता है उसका रंग होता है पीला, और ये ओढ़ा जाता है विवाह पर। और जो पोमचा होता है वो वंश वृद्धि का प्रतीक होता है, वंश वृद्धि का प्रतीक। ओढ़नियों से संबंधित एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, ट्रेंड में होता है ये क्वेश्चन कि आदिवासियों की ओढ़नी पूछी जाती है, आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी, आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी। तो ये एक ट्रिक से भी हम याद रख सकते हैं। आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी एक छोटी सी ट्रिक है जो है पाताल के ज्वार, पाताल के ज्वार। यहाँ से 5 ओढ़नियाँ मिल गई हमें आदिवासी महिलाओं की, और इनमें से 3 ऑप्शन में दे देंगे और एक कोई दूसरी ओढ़नी देकर पूछा जा सकता है कि आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी नहीं है। पा से कौन सी है? पावली भात, पावली भात ओढ़नी। ता से तारा भात, तारा भात की ओढ़नी। ल से लहर भात, के से केरी भात, और ज्वार से ज्वार भात, ज्वार भात की ओढ़नी। ये 5 ही आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है। और जो ओढ़नियाँ होती है उसके जो बनाने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है? नीलगर या लीलगर या रंगरेज। और जो बेचने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है? बेचने वाले को कहा जाता है बिसाईती, बिसाईती। ये तो था गणेश्वर सभ्यता के बारे में। गणेश्वर सभ्यता इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि कालीबंगा सभ्यता थी, और इसमें बस कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि पत्थर के से बने हुए बांध एकमात्र सभ्यता कौन सी है, तो वो है गणेश्वर सभ्यता। और जो भवन मिले हैं वो कैसे मिले हैं? तो पत्थर से निर्मित मिले। दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिली हैं, थाली, चम्मच, सुई आदि। और बाणाग्र मिला है, बाणाग्र मिला है तो मतलब उस वक्त के लोग शिकार आदि करते थे। आगे हम देखेंगे मंडोर सभ्यता के बारे में। मंडोर सभ्यता राजस्थान, यहाँ पर एक क्षेत्र है जोधपुर, और इस जोधपुर क्षेत्र का एक प्राचीन कस्बा है जिसका नाम है मांडव्यपुर, मांडव्यपुर। और मांडव्यपुर को ही वर्तमान में क्या कहा गया है? मंडोर, मंडोर। इस मंडोर से रावण की चवरी मिली है। रावण की चवरी मतलब रावण का विवाह हुआ था, इसके साक्षी मिले हैं। और रावण का विवाह किससे हुआ है? तो रावण का विवाह हुआ है मंदोदरी से। और इसके साक्षी हमें जोधपुर से मिले हैं, तो इसका मतलब जोधपुर में विवाह हुआ है, और मंदोदरी को जोधपुर की बेटी माना गया। रावण का वध किया था राम ने, भगवान राम ने रावण का वध किया। और कब किया था ये?
दशहरे पर। और दशहरा कब मनाया जाता है? अश्विन शुक्ल दशमी को। दशहरा को मंडोर में या जोधपुर में क्या माना जाता है? मारवाड़ का शोक। मारवाड़ का शोक या दुख पर्व माना जाता है। किसे? दशहरे को। इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं और खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है? अश्विन शुक्ल दशमी को। इस खेजड़ी वृक्ष को ग्रंथों में क्या कहा गया है? ग्रंथों में कहा गया है शमी। गांवों में कहा जाता है इसे जांटी। सिंधी में कहा गया है छोकड़ो। और राजस्थानी में इसे क्या कहा जाता है? सिमलो। सिमलो। खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया? 31 अक्टूबर 1983 को। इसे राजस्थान का सागवान भी कहा जाता है। राजस्थान का सागवान या राजस्थान का कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष, ये इसे राजस्थान का सागवान तो कहा जाता है खेजड़ी को, लेकिन रेगिस्तान का सागवान किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का सागवान। ये बहुत बेसिक या इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन एग्जाम प्रेशर की वजह से हम उल्टा समझ लेते हैं। कई बार राजस्थान का सागवान न पूछकर रेगिस्तान का सागवान पूछ लिया जाता है और हम खेजड़ी वृक्ष कर लेते हैं, जबकि रेगिस्तान का सागवान होता है रोहिड़ा। रोहिड़ा। आगे देखते हैं हम खेजड़ी वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? खेजड़ी दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। और हम देखते हैं खेजड़ी मेला कब लगता है? खेजड़ी मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कहाँ लगता है? खेजड़ली गांव जोधपुर में। यहाँ तो मेला लगता है खेजड़ी मेला लगता है। और इसी दिन एक और मेला लगता है तेजा जी का, और वो लगता है पर्वतसर नागौर में। मंडोर में और क्या पाया जाता है? तो मंडोर में पाया जाता है 18 हाथों वाली नागणेची माता का मंदिर। तैतीस करोड़ देवी देवताओं की साल। ये कहाँ पर है? दोनों ही मंडोर में। और क्या है? तो राजस्थान का प्रथम विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? मंडोर में। ये था मंडोर सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक, और इसको ही हमने लिंक कर दिया था दशहरे से। दशहरा कब मनाया जाता है? तो अश्विन शुक्ल दशमी। ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का एक छोटा सा क्वेश्चन भी क्लियर हो सकता है यहाँ से। और इसी दिन किसकी पूजा की जाती है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष के किन के नामों से जाना जाता है? इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? वैज्ञानिक नाम कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। मेला किस तिथि को मनाया जाता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। कहाँ लगता है मेला? तो खेजड़ी गांव जोधपुर। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि भाद्रपद शुक्ल दशमी वगैरह हमें याद रखना पड़ता है।
तो यहाँ से हमने केवल मंडोर सभ्यता को ही कवर नहीं किया है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर किए हैं आर्ट एंड कल्चर के, जैसे कि ये खेजड़ी वृक्ष मेला कब लगता है, दशहरा मेला कब लगता है, खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया इत्यादि। अब आगे हम पढ़ेंगे बैराट सभ्यता के बारे में।